नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में हम डिस्कस किया करते हैं। आज हमारे पास में एक बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर में कैसे किसी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर को या पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर को हटाया जा सकता है, पूरी मैनेजिंग कमेटी को रिमूव किया जा सकता है, किसी एक मेंबर को रिमूव किया जा सकता है। और ये जो धारा है सेक्शन 78A बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आपकी कमेटी 5 साल तक कंटिन्यू करेगी, और इसी को अगर आपने समझ लिया तो पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी को भी या किसी एक मेंबर को भी कोई भी सोसाइटी का मेंबर गिरा सकता है। तो इस धारा को अगर आपने समझ लिया तो लगभग आपने मैनेजिंग कमेटी 5 साल के लिए चला ही ली, या आपने मैनेजिंग कमेटी के अंदर अगर कोई लूप होल है, उनकी वर्किंग में कोई लूप होल है, उनकी सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट में अगर कोई लूप होल है, उसको ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए ये धारा दी गई है। तो मैनेजिंग कमेटी को बहुत ही, उसके मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को बहुत ही सोच समझ के, परख के चीज़ों को एकदम लोगों के भलाई के लिए और जैसे एक्ट, बायलॉज और रूल्स में दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए ही करना है। एक भी आपने गलती की, एक ही भी आपने अगर लूपहोल उसके अंदर दिखाई दिया तो आपके ऊपर प्रोविजन दी गई है, लागू हो जाएगा और आपकी मैनेजिंग कमेटी इजीली गिर भी सकती है। हालांकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मगर ये धारा अगर आपने समझ लिया तो आपने लगभग सब कुछ समझ लिया। एक्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो धारा है ये धारा है। तो आज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आज हमारा ये टाइटल है पावर ऑफ सुपरसेशन ऑफ द कमिटी। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी मैनेजिंग कमिटी और रिमूवल ऑफ मेंबर, या किसी एक मैनेजिंग कमिटी के मेंबर को रिमूव करने की बात हो रही है। ठीक है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार को, जो भी आपका कंसर्न रजिस्ट्रार हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो, उसको अगर ये लगता है, उसकी अगर ऐसी सोच है, उसकी अगर ऐसी ओपिनियन है, ठीक है, सपना तो नहीं आएगा ऐसा चीज लगने के लिए। ऐसे तो फिर किसी भी मेंबर को कमेटी के या किसी भी मैनेजिंग कमेटी को रिमूव कर दिया जाएगा। दी ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। ठीक है, जो आपकी सोच है, जो आपकी राय है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। या तो सो मोटो किसी फैक्ट को डिराइव कर ले, या किसी के कंप्लेंट के बेस पे सपोर्टेड बाय द एविडेंस। अगर उसके पास में ऐसा तथ्य हो तो फिर वो अपनी ओपिनियन फॉर्म करें। सो इफ इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार का ऐसा मत हो, ऐसी सोच हो, ऐसी राय हो, द कमिटी और एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कमिटी, सच कमिटी मतलब जो कमिटी क्वेश्चन में आ गई है, उसके काम करने के तरीके, या उसकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, या उसका कोरम, या उसका मिसमैनेजमेंट, या ऐसी कोई भी चीज जो क्वेश्चन में आ गई है जिसके वजह से रजिस्ट्रार तक बात पहुंच गई है, तो उसका कोई मेंबर, उस कमेटी का कोई मेंबर, या उस कमेटी पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी, ठीक है, अगर ऐसा कोई, इफ इन दी ओपिनियन दी रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगा इन दोनों में से कोई भी हैज कमिटेड एनी एक्ट, ऐसा कोई काम किया है। अब एक्ट का मतलब ये भी है जो आपने किया है और जो आपने नहीं किया है। ओमिशन मतलब जो आपको करना चाहिए था मगर वो आपने नहीं किया, तो आपका नहीं करना भी तो एक एक्ट है। ठीक है, कहीं आपको डिसेंट करना था कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, आपने किया ही नहीं, तो क्या इसका मतलब वो आपका सपोर्ट था, तो आपको लिख के बताना चाहिए था। ठीक है, या कहीं पे आपको टाइम पे कोई रिटर्न्स भरना था, या आपको कहीं टाइम पे कोई जनरल बॉडी का मीटिंग कंडक्ट करवाना था,
आपने किया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है। इट कैन बी एक्ट और ओमिशन ऑल्सो, या ओमिशन इज ऑल्सो एन एक्ट, क्योंकि जहां पे आप एक्सप्रेसली कोई चीज को बता नहीं रहे हो, इट मे बी, ठीक है, कंस्ट्रूड एज एन एक्ट ऑल्सो। हैज कमिटेड एन एक्ट, किसने? पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी ने, या फिर मैनेजिंग कमेटी के किसी एक मेंबर ने, या कुछ मेंबर्स ने मिलके, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। विच इज प्रीजुडिशियल, प्रीजुडिशियल मतलब विच इज गोइंग टू बी हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए खराब हो, जो खराब है, ऐसा कोई कृत्य आपने किया है, कोई काम किया है जो खराब हो, ठीक है, किसको? टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के भले के लिए जो खराब हो, जो अच्छा करना चाहिए वो आपने नहीं किया, आपने कुछ और किया है। विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के भले के लिए नहीं है, सारे लोगों के भले के लिए नहीं है, किसी 1-2 लोगों के लिए भले के लिए हो सकता है, या पर्सनल इंटरेस्ट में आपने कोई काम किया है, या सारे के सारे लोगों की खराब होने के लिए कोई आपने, ऐसे बुराई के लिए आपने कोई काम किया हुआ है। किसी एक मेंबर ने, 2 मेंबर ने, 4 सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर ने, या फिर पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी ने मिलके किया है, ठीक है, और इट्स मेंबर्स, ठीक है, पूरी की पूरी सोसाइटी, या पूरी सोसाइटी के कुछ मेंबर्स के लिए आपने ऐसे कोई काम किया है। आपने जानबूझ के किसी एक मेंबर को विक्टिमाइज करने के लिए, एक्सपल्सन करने की कोशिश की है, टारगेट करने की कोशिश की है, एडिशनल फाइन या ऐसा कुछ करने की कोशिश की है, उसको बिल में ऐसे डाल डाल के परेशान करने की कोशिश की है, ठीक है। किसी एक आदमी का इलीगल एक्सटेंशन आपने तोड़वाने की कोशिश की है, उसके साइड में 4 घर है, उसको आपने छोड़ा है, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और इट्स if the state cooperative election authority SCEA has failed to conduct elections in accordance with the provisions of the act, ठीक है। अगर आपकी प्रोविजनल कमेटी है या आपकी परमानेंट 5 साल वाली कमेटी है, दोनों ही केसेस में अगर ये 1 साल चल रहा है, वो 5 साल चल रहा है, आपका कार्यकाल खत्म होने से पहले 3-6 महीने पहले आपको सारी ये जो एक्शन शुरू कर देनी है, और खत्म होने से पहले नई मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट होके आ जाए। प्रोसीजर आपने नहीं किया है, टाइम टू टाइम आपको कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ करना है? स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के साथ में, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, जो कि आपकी जिला जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर में आपकी तालुका, उसके अंदर आपको करना है। अब स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, राज्य का जो ये प्राधिकरण है, उसके पास वो खाली तो नहीं बैठा हुआ है, उसके पास लाख से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज और हाउसिंग सोसाइटीज है, ठीक है। तो आपको बीच बीच में जो भी रिमाइंडर या आपको नेसेसरी कॉरेस्पॉन्डेंस टाइमली करना है, और किसी वजह से अगर वो चूकते हैं तो आपको रिमाइंडर भेज देना है। और आपने ये सब चीजें किया ही नहीं है, ना उन्होंने कंडक्ट किया, ना आपने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस किया, ठीक है। और अगर ऐसी चीज चूक जाती है, ठीक है, टाइमली ये चीज अगर इलेक्शन वहां पे नहीं हो पाता है, तो भी इफ इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार, तो यहाँ पे फिर ये वाला लागू हो जाएगा, ठीक है। और सिचुएशन हैज अराइजन इन विच कमिटी और मेंबर्स ऑफ सच कमिटी हम बार बार बोल रहे हैं, जो कमिटी अभी क्वेश्चन में आ गई है अपने काम के वजह से, रेगुलरिटी के वजह से, कोरम के वजह से, या कोई और रीजन के वजह से, जिसके वजह से कमिटी जा सकती है या उसका कोई मेंबर जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो जाए, ऐसे कोई, ठीक है, कंडीशंस क्रिएट हो जाए, माहौल क्रिएट हो जाए, कैसा? जहां पे कि कोई मेंबर ऑफ द कमिटी, देखो दोनों चीज है यहाँ पे, कमिटी और मेंबर ऑफ सच कमिटी, ठीक है। एक मेंबर हो सकता है, 2 मेंबर हो सकता है, 3 भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, या पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी ही ऐसी ही है जो
refuses to discharge its functions, जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, एजीएम नहीं कर रहे हैं, रिटर्न्स नहीं भेज रहे हैं, 4 साल से कोई जनरल बॉडी मीटिंग हुआ ही नहीं, ठीक है, 21% से ज़्यादा इंटरेस्ट भी लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं, या ऐसे कोई चीज़ जो उनको करना चाहिए वो करने को मना ही कर रहे हैं, किसी का मेंबरशिप ही नहीं ले रहे, उसको मेंबरशिप दे नहीं रहे, उसकी एप्लीकेशन ले नहीं रहे, सारे कंप्लायंस होने के बाद भी। सो रिफ्यूजेस, सेक्रेटरी मना कर रहा है, चेयरमैन मना कर रहा है, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर मना कर रहे हैं, डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस, जो उनका काम है वो कर ही नहीं रहे, सीज्ड टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, उनके पास करने की ऑथोरिटी ही नहीं रही, या मैनेजिंग कमेटी की कोरम ही गिर गई है, तो मतलब मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स ने आना ही बंद कर दिया है, 3 महीने से आ ही नहीं रहे, या कोई चीज वहां पे फंक्शंस, ऑफिस फंक्शन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। सीज टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस, सीज टू डिस्चार्ज हीज फंक्शंस, जहां पे किसी एक मैनेजिंग कमेटी के मेंबर की बात हो रही है, जहां पे पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी की बात हो रही है, ठीक है। तो जो इनको करना चाहिए वो करना अभी कर नहीं रहे, अभी वो करना ही बंद हो गया है, ठीक है, चाहे वो एक मेंबर हो चाहे वो मैनेजिंग कमेटी हो। ये सारे वर्ड्स को और सारे सेंटेंस को आप बहुत इजीली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, उसकी मीनिंग्स को हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी कोई बिजनेस नहीं कर रही है, बेसिकली डेली अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का डेली टू डेली जो काम करना है, मेंटेनेंस लेना है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भरना है, पानी का पैसा भरना है, प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, ठीक है, जो कॉमन एमिनिटीज को मेंटेन करना है, तो जो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी है उन चीज़ों को भी एंड द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी हैज, हो गया है, और इज लाइकली, या हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ये किसको लगेगा, अगर रजिस्ट्रार को लगेगा, या हो गया है किसको लगेगा, अगर रजिस्ट्रार को लगेगा। अगर रजिस्ट्रार को ऐसे लगे कि ऐसा हो गया है या ऐसे होने वाला है, हो सकता है क्या, टू ए स्टैंड स्टिल, कि जो सोसाइटी का डे टू डे अफेयर्स अभी जो सोसाइटी है, डेली का जो काम है, जो रेगुलर काम है, किसी को मेंबरशिप देना, ठीक है, किसी के लोगों के कंप्लेंट्स को अटेंड करना, जनरल बॉडी को कंडक्ट करवाना, लोगों के मेंटेनेंस लेना, प्रॉपर्टी टैक्स भरना, इलेक्ट्रिसिटी भरना, जो भी छोटे मोटे रिपेयर्स करवाना, या जो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द, किसी को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, वो स्टैंड स्टिल पे पहुंच गया है, उसमें कोई उस पर ठहराव आ गया है, कोई मूवमेंट नहीं है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और या फिर इफ सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो गई है, कोई धांधली हो गई है, बड़ा सा धांधली हो गई है, फंड का घोटाला हो गया है, लोगों के लाखों करोड़ों के फंड स्टेक पे आ गए हैं, करप्शन हो गया है, ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया है, तो ये सीरियस नेचर का चीज़ है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इसमें अफेक्ट हो रही है, या फिर फ्रॉड हो गया है, ठीक है, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने मिलकर पैसा खा लिया है, ठीक है, गबन कर लिया है, लोगों की मेहनत की कमाई जो इन्होंने मेंटेनेंस के रूप में भरा हुआ था, कि सोसाइटी का मेंटेनेंस हो, सोसाइटी के लोगों का भला हो, सोसाइटी के कॉमन सर्विसेज को मेंटेन किया जाए, ये सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ने गबन कर लिया, खा लिया पैसा, ठीक है। या तो इरेगुलरिटीज है, 5 लाख का काम हमने 15 लाख में करा लिया, या फ्रॉड्स, पैसे ही खा लिए अपने, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ पे क्लब हाउस में यहाँ पे रिपेयर का आपने दिखाया, टाइल्स वगैरह रिपेयर करना है, कभी रिपेयर हुआ ही नहीं, 5 लाख का कोटेशन वगैरह सब पास हो गया, वो हो गया, बैलेंस शीट में भी दिखा दिया, और रिकॉर्ड में है रिपेयर हुआ, रिपेयर कभी हुआ नहीं, 5 लाख गायब, टाटा बाय बाय। तो ऐसी कंडीशन है, हैव बीन आइडेंटिफाइड, पता चल गया,
या तो बैलेंस शीट में पता चला या फिर वहाँ पे कोई ऑडिट होने के बाद पता चला। ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार के पास भी जाता है, या तो रजिस्ट्रार उसमें सुओ मोटो देख ले, उसमें कॉग्निजेंस ले ले, या फिर सोसाइटी का कोई मेंबर ले ले, या ऐसी कोई कंडीशन, या वहाँ पे किसी मेंबर के कंप्लेंट के बेस में वहाँ पे री ऑडिट अगर हो जाए और वहाँ पे ये फाइंड आउट हो जाए कि हाँ वहाँ पे कोई घपला हुआ है, इरेगुलरिटी हुआ है, फ्रॉड हुआ है। अब ये दोनों ही कंडीशन में अगर पता चल गया, आइडेंटिफाइड पता चल गया, और या फिर क्या है, देयर इज ए जुडिशियल डायरेक्टिव टू दिस इफेक्ट, कोर्ट से ही कोई ऑर्डर आ गया है। कोर्ट का मतलब है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल जैसे रजिस्ट्रार है वो कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो कोई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, मैजिस्ट्रेट के पास से या कोई जज के पास से ऑर्डर आ गया है रिलीवेंट कोर्ट से कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उस केस में भी, और ये मैटर किसके पास कहाँ गया, रजिस्ट्रार के पास में गया, उनके सामने लाया गया। देयर इज ए परपेचुअल मतलब कंटिन्यूसली, ये महीना, सेकेंड महीना, थर्ड महीना, 1 साल, 2 साल, कंटिन्यूसली, आज है कल नहीं है ऐसे नहीं, कंटिन्यूसली। तो देयर इज ए परपेचुअल लैक ऑफ कोरम। कम से कम जितनी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स चाहिए सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी चलाने के लिए, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी या मेजर और माइनर डिसीजन लेने के लिए, कम से कम उतने मेंबर भी नहीं है। 9 मेंबर चाहिए, 8 हो गया, 7 हो गया, फिर भी आपकी मैनेजिंग कमेटी चला रहे हो आप, तो उस कंडीशन में भी, ठीक है, तो आपका कोरम रहा नहीं, ठीक है। क्या होगा, और या फिर वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार, या फिर रजिस्ट्रार को ऐसा लगे, ठीक है, द ग्राउंड्स मेंशन इन सेक्शन 78(1) आर नॉट रेमेडीड। 78(1) को हम अलग से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को दिया जाता है कि ये चीज़ों को रेक्टिफाई कर ले, जिसके बेस पे वहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर बिठाया जा सकता है या बिठाया गया हो, और फिर उतने टाइम के बाद फिर से मैनेजिंग कमेटी को वापस वो उनके हाथ में सत्ता आनी चाहिए। मगर आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया है, आपने उसमें चेंजेस करने की कोशिश कभी की नहीं, ताकि मैनेजिंग कमेटी फिर से चला पाए और वहाँ पे फिर प्राधिकृत अधिकारी या ऑथराइज्ड ऑफिसर रह जाए, ठीक है, तो वहाँ पे वो कंटिन्यू करता रहे। तो आपने वो रेमेडी किया ही नहीं, ताकि फिर से पब्लिक के हाथ में, सोसाइटी के मेंबर्स के हाथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन वापस आ जाए। तो इसके बारे में 78(1) के बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे, अलग से किसी वीडियो पे। नॉट कंप्लाइड, रजिस्ट्रार के ऑर्डर के बाद भी, रजिस्ट्रार के डायरेक्टिव के बाद भी आपने नहीं किया है, कोई रेमेडी नहीं किया है 78(1) के हिसाब से, तो भी उस कंडीशन में भी, ठीक है। और या फिर क्या है, वेयर एनी ऑफ द मेंबर ऑफ सच कमिटी मतलब जो कमिटी क्वेश्चन में आ गई है, स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड, पूरी की पूरी मैनेजिंग कमिटी डिस्क्वालिफाइड हो रही है, और अंडर दिस एक्ट फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द कमिटी, ठीक है। पूरी की पूरी मैनेजिंग कमिटी अगर डिस्क्वालिफाइड हो रही है, ठीक है, बाहर मतलब उनको हटाया जा रहा है, या किसी एक मैनेजिंग कमेटी के मेंबर को या कुछ मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को अगर वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, कोई घर बेच के जा रहा है, कोई 3 बार मीटिंग में नहीं आ रहा है, ठीक है, या मैनेजिंग कमेटी जब जनरल बॉडी कंडक्ट करना चाहिए कर नहीं रही है, टाइम पे रिटर्न्स नहीं भेजा जा रहा है, ठीक है, और ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके बेस पे मैनेजिंग कमेटी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का कोरम ही नहीं है तो भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस में देखा, अगर ये सारी चीज़ों में से किसी एक को फाइंड आउट किया या एक से ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट हो गई, ठीक है, पता चला किसी के कंप्लेंट के बेस पे, या रजिस्ट्रार को खुद पता चला, या ऑडिटर से पता चला, या किसी भी सोर्स से पता चला, ठीक है,
दी रजिस्ट्रार में, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, अब जो भी साहब वहाँ के रजिस्ट्रार होंगे, जो मोहतरमा होंगे वहाँ पे, वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रार में कर सकते हैं क्या, आफ्टर गिविंग द कमिटी और द मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, या किसी एक मैनेजिंग कमेटी के मेंबर की बात कर रहे हैं, या एक से ज़्यादा किसी मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एज द केस में भी, जहाँ पे जैसे केस बनता है, या तो ये मेंबर्स का है या मैनेजिंग कमेटी का है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, दोनों में से किसी ने भी ये सारी चीज़ें की हुई है और रजिस्ट्रार को अगर लगे तो फिर क्या करेगा, रजिस्ट्रार में क्या, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेटिंग इट्स और हीज ऑब्जेक्शन। कोई अगर लेडी है, कोई जेंट्स है, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर है, एक है, दो है, ज़्यादा है, या पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी है, तो नोटिस इशू कर दिया जाएगा कि आप बताओ क्यों आपकी मैनेजिंग कमेटी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए, रिमूव नहीं किया जाए, हटाया नहीं जाए। तो आप इंडिविजुअली बताओ या पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी बताए, या 2 या 4 मेंबर्स जो भी है वो बताए। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्शन ले लो, आप अपने स्टेटमेंट जमा कर दो। ठीक है, कैसे, इन राइटिंग, लिख के, जैसे कि प्रोविजन में है 78(1) ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 में जो प्रोविजन दिया गया है, उसके हिसाब से आपको हमने नोटिस इशू कर दिया। अब आप लिख के बता दो, आपको जो कहना है कि आपका क्या ऑब्जेक्शन है, तो मैं उसे कंसिडर करूंगा। अगर वो वैलिड है, नहीं होगा तो फिर मैनेजिंग कमेटी जाएगी, या जो रिलेवेंट मेंबर होगा फिर वो हटाया जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसका मतलब आपने लिख के सबमिट कर दिया और नेक्स्ट डे या 2 महीने में या 1 महीने में, 15 दिन में आपकी मैनेजिंग कमेटी को उड़ा दिया गया, ऐसा नहीं है। हियरिंग शुरू होगा, जो वादी है, जो प्रतिवादी है, या फिर अगर रजिस्ट्रार ने कॉग्निजेंस लिया है तो सिर्फ इन्होंने जो सबमिट किया, फिर रिजॉइनर डालेंगे। ठीक है, या जो भी आपको कहना है, बार बार हियरिंग में आप आके, अच्छा नहीं हमको ये डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है, ये भी सबमिट करना है, तो 2, 3, 4 हियरिंग के बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, जब तक चीजें सेटिस्फाई नहीं हो जाए दोनों एंड से। ठीक है, वादी और प्रतिवादी, प्लेंटिफ और रेस्पोंडेंट, जब दोनों ने अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, दोनों के डॉक्यूमेंट्स को विचार में लिया गया है, तथ्यों को सामने रखा गया एंड बेस्ड ऑन दी एविडेंस, ठीक है, और दलीलों के बेस पे finally registrar is going to take a decision and he will basically consider what has to be done. And after consultation with the federal society, this federal to which the society is officiated, this regional फेडरल सोसाइटी, जैसे नवी मुंबई के लिए नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन, या कहीं पे वसई फेडरेशन होगा। ठीक है, जो भी आपका वो तालुका डिस्ट्रिक्ट जो आ जाता है, उसके लिए जो भी फेडरल सोसाइटी होगा, जैसे थाने हाउसिंग फेडरेशन होगा, या मुंबई में मुंबई हाउसिंग फेडरेशन हो सकता है, तो अलग अलग उनके साथ में कंसल्टेशन करेगा। तो वहाँ पे भी एक लेटर जाएगा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा केस के लिए मैंने ऐसा एक नोटिस इशू किया है सोसाइटी को, सोसाइटी ने ऐसा रिप्लाई दिया है, मेरा ऐसा डिसीजन है, तो मुझे ऐसा करना है, तो आप अपना राय दे दो कि क्या होना चाहिए। तो जो फेडरेशन है वो भी अपना देगा, अगर आप एफिलिएटेड हो या आपने वहाँ पे कर रखा है तो वहाँ से भी रिप्लाई जाएगा। ठीक है, तो फेडरेशन का जो रिप्लाई होगा, फेडरेशन में जो ओपिनियन होगा, उसको भी रजिस्ट्रार ध्यान में रखेंगे और उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, कम्स टू ए कंक्लूजन दैट, फाइनली अब वो ओपिनियन पे पहुंच रहे हैं, ओपिनियन का कंक्लूजन में आ रहे हैं, एक डिसिसिव स्टेज में आ रहे हैं। किसके बाद, 3 हियरिंग हो गए, कम से कम 3 हियरिंग हो गए, आपने सब जो आपको सबमिट करना था, जो आपको बोलना था, आपने लिख के बता दिया, और रजिस्ट्रार ने जो फेडरेशन को भेजा, फेडरेशन ने भी अपना रिप्लाई लिख के बता दिया।
अब दोनों को इन्होंने सामने रख दिया, एक्ट, बायलॉज, रूल्स को सामने रख दिया, या कोई डायरेक्टिव्स वगैरह नोटिफिकेशन है उसको भी सामने रख दिया। फिर उसके बाद वो कंसिडर करना शुरू करेंगे अब क्या सही है और क्या गलत है। The charges mentioned in the notice are proved। नोटिस किसने दिया था? रजिस्ट्रार ने दिया था, ठीक है। चार्जेस जो बेस्ड ऑन दी किसी के कंप्लेंट पे या सुओ मोटो उन्होंने वो चार्जेस फिक्स किया था। अब जो चार्जेस फिक्स किया था उसके हिसाब से एक्ट में, रूल्स में, बायलॉज में क्या लिखा हुआ है, क्या वो सही अभी बैठ रहा है इन दलीलों के बाद में, फेडरल सोसाइटी से ओपिनियन लेने के बाद में, ठीक है। एंड दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी कैरिड आउट। वहाँ का प्रशासन जो है अभी आगे चल नहीं पाएगा। किससे नहीं चल पाएगा? सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के द्वारा या जो जितने मेंबर्स बचे हुए उनके द्वारा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स एंड द बायलॉज। एक्ट मतलब एक्ट में जब भी सुधार होता है, अमेंडमेंट भी वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। रूल्स मतलब ड्राफ्ट जो रूल्स बाद में जो अमेंडमेंट होता है और इनकॉर्पोरेट हो जाता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ही में फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? ही में बाय ऑर्डर स्टेटिंग द रीजंस देयरऑफ। जब भी कोई ऑर्डर निकलता है किसी भी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी या इसकी कोई मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, डिसमिस करने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो ऑर्डर में सारे रीजंस भी लिखे रहते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने वादी की तरफ से ये था, प्रतिवादी की तरफ से ये था, इस डेट को हियरिंग हुआ, ऐसी ऐसी दलीलें वादी ने रखी, ऐसी ऐसी दलीलें प्रतिवादी ने रखी, और मेरा ऐसा मानना है, ऐसे ऐसी चीजें धारा दी गई है, इसके बेस पे मेरा डिसीजन ये है, ठीक है। आदेश वैसे आ जाता है, ठीक है, और वो इशू कर दिया जाता है सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी या इंडिविजुअल मेंबर्स या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को वो पहुंच जाता है ऑर्डर। क्या ऑर्डर आएगा? टू सुपरसीड द कमिटी। जो कमिटी है उन कमिटी को हटा के रजिस्ट्रार वहां पे सुपरसीड कर लेगा, रजिस्ट्रार के अधीन में चला जाएगा। रजिस्ट्रार खुद तो जाके नहीं बैठेगा, उसके अंदर 15,000, 16,000, 9,000 या 10, 5, 4,000 सोसाइटीज होंगे, तो वो अपना आदमी वहां पे भेज देगा, ठीक है। कोई ऑथराइज ऑफिसर को या प्राधिकृत अधिकारी को भेजेगा। सुपरसीड बेसिकली करना है, वो जो मैनेजिंग कमेटी या उसके मेंबर्स हैं उनको बेसिकली वहां से हटाना है और वहां पे नई वाली किसी को बिठाना है। तब तक बिठाना है जब तक नया मैनेजिंग कमेटी इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू में वहां पे नहीं आ जाती है, ठीक है। तो सुपरसीड द कमिटी, अपॉइंट ए कमिटी किसकी? कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर मेंबर्स। उसी सोसाइटी के 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को एज द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स वहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। वो सोसाइटी के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, कोई और या जिस मैनेजिंग कमेटी को हटाया जा रहा है उसके मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है? अपॉइंट एनी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, प्रशासक। अभी उसको प्राधिकृत अधिकारी या ऑथराइज्ड ऑफिसर, मतलब ऑथराइज टू डू दिस ओनली, सिर्फ यही चीजें कर सकता है। इसके लिए आपको ऑथराइज किया गया और इतने पीरियड के लिए किया गया है। पहले इसको प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर बोलते थे, एडमिनिस्ट्रेटर और कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर मैक्सिमम 12 महीने। तो बेसिकली ऑथराइज्ड ऑफिसर और कमिटी ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर या ग्रुप ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए? अगर आप मेंबर्स को बिठा रहे हैं तो भी 12 महीने के लिए, मैक्सिमम 12 महीने के अंदर दूसरी मैनेजिंग कमेटी आ जानी चाहिए, इलेक्शन होके हैंड ओवर टेक ओवर हो जाना चाहिए। ऑथराइज्ड ऑफिसर भी अगर बिठा रहे हो, जिसको पहले आप प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर बोलते थे, तो भी 12 महीने के अंदर सब कुछ होके हैंड ओवर हो जाना चाहिए। ये जो पीरियड है ये आपको पैसा खाने के लिए नहीं दिया गया है, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी को मैनेज करने के लिए दिया गया है, या फिर एज एंड व्हेन इंस्ट्रक्टेड, जैसे जो करना है, अगर वैसे वैसे ऑर्डर्स आते रहे रजिस्ट्रार से
वैसे वैसे परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, विच इज इन कंप्लायंस टू दी एक्ट, रूल्स एंड दी बायलॉज। उसके बाहर जाके कुछ करने के लिए नहीं, ठीक है। मगर प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ये सब करने से पहले वहाँ पे कमिटी ऑफ मेंबर्स या कमिटी ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर और या एडमिनिस्ट्रेटर जिसको पहले बोलते थे, वो बिठाने से पहले और ये सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद, इनको बिठाने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो अभी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपने समझा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ऐसे ही एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के अलग अलग प्रावधान को जानने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। आगे के वीडियो देखना आप मत भूलिए। यहाँ तक तो हमने जाना कि किसी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर या किसी पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी को हटाने के लिए क्या क्या सारी प्रावधान है, और ये सेक्शन 78A की हम बात कर रहे हैं। मगर इन चीज़ों को एक्सरसाइज करने से पहले किन चीज़ों को रजिस्ट्रार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये आगे के नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।